आज के मथुरा में और आगे 2035 के मथुरा में क्या चेंज देखते हैं आप? अगर हम 2015 के मथुरा की बात करें तो पिछली जो सरकारें रही हैं उनका फोकस मथुरा नहीं रहा, लेकिन जो आज जो सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जिस तरीके से काम कर रही है, उनके फोकस में सनातन है। क्या आपको लगता है मथुरा को अयोध्या की तरह या वाराणसी की तरह एक ग्लोबल टूरिस्ट हब डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, ग्लोबल टूरिस्ट हब की अगर हम बात करें और जैसे हम कंपेयर अगर वाराणसी या अयोध्या की करें तो मथुरा में तो दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के साथ साथ एनसीआर के सबसे करीब है। आज का यूथ जो है वो पॉलिटिक्स से इतना डिस्टेंस क्यों बना रहा है? क्या ये कंसर्न की बात है? डेफिनेटली कंसर्न की बात है। यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और डिस्टेंस बनाने के पीछे ना दो बड़े कारण हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स वही कर सकता है जिनके बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स है। अगर आपको भारत के हर यंग एंटरप्रेन्योर को एक एडवाइस देनी होगी तो क्या होगी? मैं सभी से ये कहूँगा कि जितनी कैपेबिलिटी युवाओं में है वो सिर्फ युवाओं में है, और ये पूरा देश जानता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं, जो कैपेबिलिटी और जो ताकत युवाओं में है वो युवाओं में है। मैं सभी युवाओं से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कुछ भी मन में आता है, जो मन में आता है वो करना चाहिए। आपसे ज़्यादा ताकतवर, आपसे ज़्यादा ताकत किसी में नहीं है। आप जो चाहोगे वो कर लोगे। कृष्ण जन्मभूमि इशू जो है, आप इसे किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं और आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है शीघ्र अतिशीघ्र? कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कृष्ण जन्मभूमि वहीं बननी चाहिए जहां उसका वास्तविक रूप है। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर मुझे रास्ता मिला तो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर जरूर बनना चाहिए। नमस्कार, दिस इज सुरेश बेरी एंड दिस इज अंकित बांसल। ही इज मैं जब इनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो ये जो है पहले मुझे खाना खिलाने में ले गए और फिर वो जो है वो मुझे किसी रियल एस्टेट बिजनेस में ले गए। उसके बाद फिर मुझे कहते हैं कि चलो आप चलते हैं राजनीति में कुछ करते हैं। तो आई थिंक ये इनकी कुंडली में क्या लिखा है मुझे पता नहीं, बट इनकी जो है बातों से पता चला कि किस्मत जो है इनको पहले इनको खाने के बिजनेस में ले गई, उसके बाद फिर रियल एस्टेट में ले गई, उसके बाद पॉलिटिक्स में करते हैं। बातें करने के बाद पता चलेगा कि भाई साहब जो है एक्चुअली क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं। सो सीधे सीधे हम पॉइंट पे आते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, और पूछने के बाद जब हमें पता चलेगा फिर हम उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि भाई साहब समाज सेवा करना चाहते हैं कि पेट पूजा करना चाहते हैं कि ज़मीनों के बिजनेस के अंदर कुछ जो है बिल्डिंग सीमेंट का जंगल बनाना चाहते हैं। ऑलराइट, सो दिस अंकित बंसल, ये खुद अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। हमने इनके लिए कैमरा खुद अलग से लगाया हुआ है ताकि जो है अपने इंट्रोडक्शन खुद दें और आपको पता चले कि ये समाज की सेवा किस तरह से करना चाहते हैं। सो ओवर टू यू अंकित, प्लीज टॉक टू द ऑडियंस। नमस्कार। वैसे तो सर ने मेरे बारे में थोड़ा सा बता ही दिया है। बाकी मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। लघु उद्योग भारती ऑर्गेनाइजेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और ट्रेजरर हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का। तो मेरी जो कैरियर की स्टार्टिंग है वो 2013 से है। स्टार्टिंग है बंसल फूड्स, एक मेरा रेस्टोरेंट जो मैंने स्टार्ट किया था उससे जी। उसके बाद फूड बिजनेस के बाद हम लोग फिर लगातार काम करते। एक्चुअली फूड बिजनेस की भी मैं बात करूं तो फूड बिजनेस की स्टार्टिंग है कि जब 2013 की मैं बात कर रहा हूं तो 2013 में ना मथुरा में या तो रेस्टोरेंट तो हुआ ही नहीं करते थे, या तो होटल्स हुआ करते थे, या तो ढाबा हुआ करते थे। तो एक दिन मैं भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही आउटिंग के लिए निकला हुआ था, तो लौटते में ख्याल आया कि यार कुछ डिनर करके ही घर जाएंगे। तो वहाँ देखा तो समझ में ये आया कि वहाँ एक स्पेस ऐसा है ही नहीं होटल्स में जाने के अलावा जहाँ आप लोग जा सकते हो। तो थॉट आया कि हाल इनकी एज भी उस समय 16 साल की थी, 15.5-16 साल की थी। तो थॉट आया कि क्यों ना रेस्टोरेंट की साइड देखा जाए। तो देखा और स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आए।
भगवान ने बहुत अच्छे से हाथ पकड़ा और एक बहुत अच्छी हाइट पर लेके गए, बहुत नेम एंड फेम सब उससे मिला। क्या नाम था आपके रेस्टोरेंट का? बंसल नाम फूड्स। बंसल फूड्स। अभी भी है वो? हाँ भी। अभी भी है वो। और फिर फूड के बाद आप दूसरे कौन से बिजनेस में बाकी आए? और एडिशनल फिर चीज़ें चलती रहीं, मतलब रियल एस्टेट में भी चलती रहीं। अब थोड़ा सोशल वर्किंग में भी तभी से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। जब भी मौका मेरे को मिलता है तो सोसाइटी के लिए जो भी काम करने का मौका मिलता है तो मैं समय समय पे करता रहता हूँ। ठीक है। आज के मथुरा में और आगे 2035 के मथुरा में क्या चेंज देखते हैं आप? देखिए, आज के मथुरा की अगर मैं बात करूँ, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊँगा। मैं 2015 के मथुरा की बात करता हूँ। अगर हम 2015 के मथुरा की बात करें तो पिछली जो सरकारें रही हैं उनका फोकस मथुरा नहीं रहा। लेकिन जो आज जो सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जिस तरीके से काम कर रही है, उनके फोकस में सनातन है। क्योंकि सनातन है तो पहले राम मंदिर के लिए वो लोग बात किया करते थे। आज अगला जो नंबर कहते हैं वो कृष्ण जन्मभूमि का कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग डेवलपमेंट के तौर पे भी देखें तो पिछले 10 साल में जिस गति से डेवलपमेंट 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद जो विकास मथुरा में हुआ है, वो अगर कोई 2017 से पहले मथुरा गया होगा और अब जाएगा तो उसको वो विकास दिखेगा। मतलब वो कहने में नहीं है, वो धरातल पे है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और माफिया राज के नाम से उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करती थी। आज उन सब से दूर निकल के आज उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित राज्य है। सबसे ज़्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वहाँ होते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वहाँ आता है। देश में अगर बात करूं तो देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज़्यादा और बड़े एयरपोर्ट आज जेवर एयरपोर्ट के रूप में हम लोगों को मिला। मेरा मानना ये है कि अगर मैं मथुरा की भी बात करूं तो मथुरा के लिए भी जेवर एयरपोर्ट एक सौगात की तरह है, क्योंकि मात्र 40 मिनट में जेवर एयरपोर्ट वहाँ से पहुँचा जा सकता है। तो 2035 का जो मथुरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2035 का मथुरा वो मथुरा होगा जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या आपको लगता है मथुरा को अयोध्या की तरह या वाराणसी की तरह एक ग्लोबल टूरिस्ट हब डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, ग्लोबल टूरिस्ट हब की अगर हम बात करें और जैसे हम कंपेयर अगर वाराणसी या अयोध्या की करें तो मथुरा में तो दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के साथ साथ एनसीआर के सबसे करीब है। देश विदेश और दुनिया से अगर कोई आता है तो सबसे पहले वो दिल्ली उतरता है। दिल्ली उतरने के बाद अगर वो आगरा जाता है या वो वाराणसी जाता है या वो अयोध्या जाता है तो उसके लिए सबसे करीब अगर जेवर एयरपोर्ट से बात करूं तो लगभग 40 मिनट में, और अगर एरोसिटी आईजीआई से बात करूं तो लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे में उसके लिए मथुरा पहुंचना सबसे आसान है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में मथुरा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनने जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने लगातार काम भी शुरू कर दिया है। आज आप सुनते होंगे बांके बिहारी कॉरिडोर के बारे में, जब हम बात करते हैं तो बांके बिहारी कॉरिडोर का काम की भी पूरा लेआउट तैयार हो चुका है, काम चल रहा है। धीरे धीरे जिन लोगों के वहाँ मकान या दुकान थे उस पर भी रजिस्ट्रियाँ होना शुरू हो गई हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस काम में गति देने के लिए वहाँ के लोकल लोगों को भी जितना सहयोग वो लोग कर सकते हैं, चाहे जिन लोगों के घर मकान है वो या जिन लोगों की दुकानें हैं वो, इसमें गति देने के लिए काम करें। क्योंकि इससे देखिए कुछ हो सकता है, हर चीज़ के प्रॉस कॉन्स होते हैं, तो प्रॉस भी होंगे और कॉन्स भी होंगे, लेकिन मैं ये आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि जब भी घर में भी अगर थोड़ा सा टूट फूट या बदलाव होता है तो परेशानी तो होती है, लेकिन जब वो घर बन के तैयार होकर निकल के आता है तो उसका फ़ायदा भी घर के लोगों को ही होता है। तो इसीलिए मैं मतलब आग्रह करूँगा कि बांके बिहारी कॉरिडोर जब बन जाएगा तो मथुरा वृंदावन में इतनी विकास की अपार संभावनाएं होंगी कि जिसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की है। तो हम लोगों को ना उसका सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि मथुरा वृंदावन के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की सीधी निगाह है कि उसको कैसे बेहतर और बेस्ट बनाया जाए।
मथुरा के डेवलपमेंट में आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके हिसाब से? देखिए, मथुरा के डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट दो तरीके का है। एक गवर्नमेंट के लेवल पे और एक पब्लिक लेवल पे। गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम बात करें तो देखिए, मथुरा क्योंकि छोटी सिटी है, छोटी सिटी हुआ करती थी, तो उसका जो अभी तक का डेवलपमेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड से मतलब है कि किसी ने भी कहीं भी कुछ भी बना रखा है, कोई सिस्टम नहीं है, किसी भी तरीके के सिस्टम्स के तहत उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हो रखा। अब क्योंकि निर्माण नहीं हो रखा, लेकिन टूरिस्ट वहाँ बढ़ता जा रहा है। अब टूरिस्ट बढ़ता जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वहाँ ट्रैफिक की। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तरह तरह के उपयोग शासन प्रशासन ने भी करके देखे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई भी ज़रिया नहीं मिला जिससे उससे निजात पाया जा सके। दूसरी ओर क्राउड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी सेम परेशानी है। जैसे बांके बिहारी की हम लोग बात करते हैं तो बांके बिहारी में लोग इतने ज़्यादा हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ की जो कुंज गलियाँ जो वहाँ की पहचान हुआ करती है वो उनको झेलने के लिए सक्षम नहीं है। तो इसका रास्ता एक यही बचता है कि इस पे काम करके और इनको बड़ा किया जाए, स्पेस वहाँ क्रिएट किया जाए। तो जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि अनऑर्गेनाइज्ड अनप्लान्ड सिटी है। अब उसको धीरे धीरे प्लान करने में, क्योंकि लोगों को भी सपोर्ट उसमें चाहिए होता है, उसमें गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप चाहिए होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरी वर्किंग चाहिए होती है। यही एक बेसिक जो चैलेंज है वो है, अदरवाइज मथुरा इज गुड। यूथ के लिए मथुरा को जैसे स्टार्टअप्स हुए, जॉब्स हुए, उसको और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, यूथ क्या, मैं आपको ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जेवर एयरपोर्ट हमसे 40 मिनट की दूरी पर है। आने वाले टाइम में वो एक बड़ा एयरपोर्ट साबित होगा इस एरिया के लिए। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, और मैंने पहले भी कई बार कोशिश करी है अपनी बात पहुंचाने की। मथुरा के आसपास एक कॉरपोरेट पार्क की स्थापना की जाए। कॉरपोरेट पार्क की जब स्थापना होगी तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो लोकल लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा मिलेगा, और दूसरा बाहर के लोग भी वहाँ आकर जॉब करेंगे। तो जो बाहर के लोग जॉब जब आकर करेंगे तो वहाँ की जो लोकल मार्केट्स हैं वो वहीं, उनके लिए शॉपिंग अब वही होगा। तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। साथ के साथ जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी होगा, उनके लिए कृष्ण जन्मभूमि भी ईजी होगी, बांके बिहारी भी ईजी होगा, और संभावनाएं दिन ब दिन बढ़ेंगी। आज जैसे अगर मैं बात करूं तो आज अगर सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है टूरिज्म मथुरा वृंदावन में। तो टूरिज्म में अपार संभावनाएं आज भी इतने होटल्स, इतने 5 स्टार लाइनअप हैं कि आने वाले 5 साल में भी कम से कम मुझे लगता है कि 5,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब अकेला वृंदावन क्रिएट करेगा। आज का यूथ जो है वो पॉलिटिक्स से इतना डिस्टेंस क्यों बना रहा है? क्या ये कंसर्न की बात है? डेफिनेटली कंसर्न की बात है। यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और डिस्टेंस बनाने के पीछे एक ना दो बड़े कारण हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स वही कर सकता है जिनके बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स है, लेकिन और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं वो लोग उठा जाते हैं जो लोग पॉलिटिक्स के काबिल नहीं हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ गेम, politics is a different thing. You have to make the things according your nation is required. तो पॉलिटिक्स के लिए डेफिनेटली यूथ को आगे आना चाहिए अपनी नई सोच के साथ। देखिए, हर किसी के पास अपने लेवल की एक अलग सोच होती है। कोई कुछ सोचता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। तो मेरा मानना ये है कि मतलब, और मैं क्योंकि मैं खुद एक यूथ हूँ, तो मैं तो कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों, पॉलिटिक्स में आएँ और अपना बेस्ट अपने शहर को, अपने प्रदेश को बनाने के लिए अपना बेस्ट दें। जो बिजनेसमैन है जी, जो जिनके पूंजीवादी जिसे कहते हैं, उनको देश की पॉलिटिक्स में और देश की डेवलपमेंट में तो हिस्सा लेते ही हैं वो अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, लेकिन उनको भी देश की पॉलिटिक्स में एक्टिव हिस्सा लेना चाहिए। देखिए सर, मैं फिर से वही कहूँगा
जो जिस काम में अच्छा है हम्म, उसको वो काम करना चाहिए। हम्म, अगर मेरे को बिजनेस में बहुत अच्छा हूँ हम्म, और मेरी सोच बिजनेस में बहुत अच्छी है तो मुझे बिजनेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है और मैं कर सकता हूँ तो मुझे वो करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ तो मुझे सर्विसेज देनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अभी तक जो हो रहा है और जो आने वाले समय में होना चाहिए, डेफिनेटली यूथ को आगे आके और पॉलिटिक्स में अपनी नई सोच के साथ काम करना चाहिए, अपनी सेवाएं देनी चाहिए। डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्रैक्टिकल? सर देखिए, ये ना बड़ा विवाद का सा विषय है, हम्म, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ डिग्री आपकी सफलता डिसाइड करेगी ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म, प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। आपके पास डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं है तो आप ज़ीरो हो। आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं और डिग्री नहीं है तो हो सकता है काम चल जाए। हम्म, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन नो डाउट एजुकेशन का एक अपना अलग रुतबा है, हाँ, अपनी अलग समझ है, अलग हाँ, सोच है। लेकिन स्टिल आप ये मान के चलिए, ये प्रैक्टिकल नॉलेज हम्म, एक ऐसी नॉलेज है जो सिचुएशन बेस्ड है, हम्म, जो सिचुएशन से क्रिएट होती है और सिचुएशन से आप सॉल्यूशन बाहर निकालते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये आज के एरा में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है, ये डिग्रीज में नहीं करता। अगर एक यंग यंग एंटरप्रेन्योर 10,000 रुपए के पूंजी से अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, स्टार्टअप, तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे? देखिए, मैं अगर 10,000 रुपये स्पेसिफिक एक अमाउंट की बात है तो मैं कहूँगा कि 10,000 रुपये में एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए जा सकते हैं। लेकिन उसके दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा अच्छा है, आज गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इजी स्कीम्स है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, हम्म, जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन और के साथ साथ आपको उसमें सब्सिडी भी है और ज़ीरो इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो अगर किसी के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है तो मैं ये कहूँगा कि आप जाइए, आप निवेश मित्र पोर्टल पे जाइए, निवेश मित्र पोर्टल पे जाकर आप अप्लाई कीजिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत। आपको बैंक्स लोन देंगी, आप अपना फंड्स लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। लेकिन साथ ही मैं इसमें एक आग्रह और करूँगा, देखने में आता है कि आदमी उस स्कीम का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। अगर आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो आप बिजनेस ही कीजिए। कृष्ण जन्मभूमि इशू जो है, आप इसे किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं और आपके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या है, शीघ्र अतिशीघ्र? देखिए, कृष्ण जन्मभूमि की मैं बात करूं तो कृष्ण जन्मभूमि सनातन की डोर से जुड़ा हुआ है और इस बात के लिए मैं सभी धर्मों का सम्मान भी करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं जिसकी जगह जहां है उसको वहां मिलनी चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कृष्ण जन्मभूमि वहीं बननी चाहिए जहां उसका वास्तविक रूप है। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर मुझे रास्ता मिला तो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर ज़रूर बनना चाहिए। अगर कृष्ण जन्मभूमि का ये जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाए तो मथुरा की टूरिज़्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि हम आज से इकोनॉमी की अगर बात करूं तो हम 10 गुना आगे होंगे, डेफिनेटली 10 गुना आगे होंगे। क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को उठा के देख सकते हैं। जैसे हम लोग वाराणसी की बात करें, जब से काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना है वहाँ आप देखिए, आप राम मंदिर अयोध्या को देखिए। मैं फिर यही कहूँगा कि हम तो सबसे पास हैं, हमारे आसपास तो लोगों को 700 और 600 किलोमीटर जाके ट्रैवल भी नहीं करना। हम तो एनसीआर के इतने पास हैं कि हम 2 घंटे में जन्मभूमि पहुँच सकते हैं। तो ये आप निस्संदेह ये मानिए, आज हम जहाँ भी खड़े हैं जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से हम आज से कम 10 गुना ज़्यादा आगे होंगे। रिलीजियस टूरिज़्म मथुरा को इकोनॉमिकली कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता है?
देखिए रिलीजियस टूरिज्म तो डेफिनेटली, मतलब मथुरा को अगर मैं बात करूं तो मथुरा में सबसे ज़्यादा रिलीजियस टूरिज्म ही है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। भाई आज हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी एक सनातनी हैं, और उनका मुख्य आप ही लगाइए कि उन्होंने पहले टेन्योर में अपने 5 साल में 22 बार मथुरा का दौरा किया। और मथुरा का दौरा करने के साथ साथ ये दर्शाता है कि जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी सिटी में इतनी बार आके और भ्रमण कर रहा है तो उसकी नज़र में उसकी क्या वैल्यू है। और जब कोई मुख्यमंत्री सीधे रूप से अगर उससे जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिलीजियस टूरिज्म के लिए लगातार सरकारें काम कर रही हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद बना हुआ है जिसके स्वयं अध्यक्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उसका काम है कि जितना भी पुराना मथुरा है, जितने भी पुराने कुंड हैं, जितने भी सरोवर हैं, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, उनका जीर्णोद्धार करना, और लगभग सबका हो चुका है। तो ये रिलीजियस टूरिज्म तो 100% मतलब ट्रांसफॉर्म करने में 100% काम करेगा। ये सोशल मीडिया का चलन बहुत चल रहा है आजकल। ये सोशल मीडिया जो है ये कहाँ लेके जाएगा? आपको क्या लगता है कि यूथ को इसने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं या इसका मिसयूज़ हो रहा है? सर देखिए, सही गलत, मीठा खट्टा, अच्छा बुरा, सोना चांदी लोहा, सब कुछ है। किसको क्या ग्रैब करना है ये डिपेंड करता है ग्रैब करने वाले के ऊपर। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है आगे बढ़ने का, अच्छी चीज़ें ग्रैब करने का, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का, सिस्टम को कि सिस्टम में क्या चल रहा है, सिस्टम में क्या चलाना है उसको यूज़ करने का। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इज़ अ गुड वे। मतलब गलत के लिए तो सोशल मीडिया ने सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, अगर हम बात करें तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो अगर कोई आदी हो गया है तो एक बात अलग है, अदरवाइज सोशल मीडिया इज़ गुड। सोशल मीडिया से आप कहीं भी जा सकते हैं, ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए जाने की। करेक्ट। आपके हिसाब से जो उन्हें सक्सेस लेके जा रही है। मुझे ऐसा लगता है एज अ यूथ, मैं भी क्योंकि उसी एज ग्रुप से आता हूँ, गलती कुछ नहीं हुआ करती, आपको सही या गलत पाथ डिसाइड करना होता है कि आपको जाना कहाँ है। क्योंकि जब आपकी मंजिल अगर सही है तो आप सही रास्ते पे चल के निकलेंगे। अगर अभी यूजुअली प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, जितना मैंने समझा है, आज के यूथ को पता ही नहीं है कि उसको जाना कहाँ है। वो सिर्फ चलता जा रहा है। 4 रास्ते हैं तो वो कभी इस रास्ते पे चल देता है, कभी उस पे, मतलब उसके पास शायद एक स्कोप तो बहुत सारे हैं, थॉट की कमी है, डायरेक्शन नहीं है। हाँ, एक डायरेक्शन की कमी है। अदरवाइज तो मतलब मुझे लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एंडलेस सर, एंडलेस। मतलब इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे तो नहीं लगता कि पहले भी कभी थी। आज आप ये लगाइए, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, जब से गवर्नमेंट आई है, इतनी स्कीम्स, इतनी योजनाएं हर किसी वर्ग के लिए, हर किसी तबके के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, मतलब इतना कुछ है कि आपके पास सिर्फ जानकारी और इम्प्लीमेंटेशन का अभाव है। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक दिन के लिए यूपी के सीएम बन जाएं तो मथुरा के लिए 3 बेस्ट डिसीजंस क्या लेंगे आप? सर ये एक सवाल ना बहुत टफ है मेरे लिए, क्योंकि मुझे सीधा जिस तरीके से आपने बोला, पर हाँ मैं ये जरूर चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोग कृष्ण जन्मभूमि के डिसीजन को ख़त्म करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वहाँ बनेगा। दूसरा, मैं कॉरपोरेट पार्क की आपसे बात कर रहा था, मैं कॉरपोरेट पार्क के लिए काम करूँगा जिससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यूथ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं काम कर पाऊँ। और तीसरा, टूरिस्ट बढ़ाने के लिए मैं वहाँ पे होटल इंडस्ट्री और वृंदावन में जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं उन लोगों के लिए काम करूँगा। अंकित की लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ कौन सा था और उस फेज़ से अंकित ने क्या सीखा? सर लाइफ में फेज़ तो बहुत सारे आए हैं, पर अगर मैं बात करूं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ था कोविड टाइम। कोविड टाइम में मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि कभी भी जो कहते हैं ना, सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने, वो मुझे समझ में आ गया था कि सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स एंड मूव। अगर आपको भारत के हर यंग एंटरप्रेन्योर को
एक एडवाइस देनी होगी तो वो क्या होगी? मैं सभी से ये कहूँगा कि जितनी कैपेबिलिटी युवाओं में है वो सिर्फ युवाओं में है, और ये पूरा देश जानता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं, हमारा पूरा मतलब पूरे देश में हर कोई इस बात से एग्री करेगा कि जो कैपेबिलिटी और जो ताकत युवाओं में है वो युवाओं में है। मैं सभी युवाओं से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कुछ भी मन में आता है, जो मन में आता है वो करना चाहिए। आपसे ज़्यादा ताकतवर, आपसे ज़्यादा ताकत किसी में नहीं है। आप जो चाहोगे वो कर लोगे। बट कोई भी चीज़ एंटी कंट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो नहीं, वो देखिए हम तो बात ही पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव तो हम या बात ही नहीं कर रहे हैं। या वो देश को आगे, खुद को आगे बढ़ाने के चक्कर में, मतलब देश को आगे बढ़ाना, दोनों चीज़ें जो हैं उसका समागम होना चाहिए। जी, डेफिनेटली। आजकल जो है ये, जैसे मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं लूँगा, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ। ये अजीब अजीब से थॉट, अजीब अजीब से कुछ यूथ निकले हैं, कुछ गंदी मानसिकता लेके कुछ एंटी कंट्री बातें करना, कुछ जो है ज़बरदस्ती जो है तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों है, जलन जो है, और देश को एंटी कंट्री बातें करना, ये जो चीज़ें निकल के आई हैं, अंतर मंतर जंतर फंतर जो भी करते रहते हैं, ये इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जब ये गंदी पार्टी का जब गठन हुआ था तो मैंने अपनी सोशल मीडिया पे एक अपने व्यूज़ डाले थे। नाम भी मत लीजिएगा। हाँ, मैं फिर से अभी आपको बता देता हूँ। ये कुछ भी है ही नहीं। कुछ नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हाँ, जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे युवाओं की, हाँ, ये सिर्फ चंद युवाओं को टारगेट करके हाँ, गलत ताकतों ने उनको टारगेट किया है और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है जिससे हमारी सरकारों पे प्रभाव पड़े। कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गंद, और गंद वो इस बात को भी उनको समझ में आ गया है कि हमारी सरकार इतनी, उनका नेतृत्व इतना मजबूत है, सक्षम है, इतना सक्षम है, इतना मतलब इतना डिसीजन मेकिंग है कि उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। और ये मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ हम लोगों को कि हम लोगों के पास ऐसा नेतृत्व है। जिस तरीके की ताकतें और जिस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं वो आम सरकारों के लिए तो है ही नहीं। मतलब ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं फिर से यही कहूँगा कि ऐसा नेतृत्व, ऐसी सरकार होना हम लोगों को ये दर्शाता है कि हमारा देश कितने मजबूत हाथों में वरदान है। हिंदुस्तान के लिए वरदान है, वरदान, निसंदेह वरदान। हाँ जी। मथुरा इन वन वर्ड, धरती पर स्वर्ग। लीडरशिप इन वन वर्ड, नरेंद्र मोदी। वाह। कामयाबी, सक्सेस का सीक्रेट, योगी आदित्यनाथ। यूथ को एक मैसेज, अपने पर विश्वास और चलते चलो। 2035 का, हाँ 2035 का मथुरा, कल्पना से भी अलग मथुरा या संपूर्ण भारत? संपूर्ण भारत। अच्छा, ये बताइए कि कृष्ण जन्मभूमि ये आपने पहले नहीं कहा, हिंदुस्तानियों ने, सनातनियों ने और मोदियाइज्ड लोगों ने, जो मोदियाइज्ड हैं और जो भगवाधारी हैं, इन्होंने पहले तो नहीं कहा। अब एक सॉल्व हो गया राम जन्मभूमि, तो अब इस पे आ गए। तो ये ऐसे क्यों करते हो आप लोग? अभी ये अगर ये हम आपको दे देंगे, चलो मैं आपको ये दे देता हूँ, राम जन्मभूमि, ये कृष्ण भूमि सॉल्व हो गया, मैंने आपको दे दिया, चलिए ठीक है, मेरे को गवर्नमेंट ने पावर दी और मैंने आपको दे दिया, आपका कॉरिडोर बन गया, आपकी टूरिज्म बढ़ गई, कृष्ण जन्म, फिर आप तीसरे पे आ जाओगे। ऐसे तो 3 लाख समस्याएं हैं। ये जो मुग़ल आए थे, इन्होंने 3 लाख समस्याएं जो हैं करके छोड़ी हैं। तो फिर आपके पूरी ज़िंदगी, आप बुढ़ापे 80 साल तक यही करते रहोगे? सर परेशानी क्या है? नहीं, परेशानी ये है कि आप जो हैं, जो चीज़ बन गई है, अब वो चीज़ को डिस्टर्ब करने से, अगर कंट्री डिस्टर्ब होती है, कंट्री पीछे जाती है, तो फिर वो चीज़ को नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताइए, राम मंदिर बनने से कंट्री पीछे गई या आगे गई? आगे गई। सर, कृष्ण जन्मभूमि की अगर मैं स्पेसिफिक बात करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि जो चीज़ जहाँ थी वो वहीं होनी चाहिए।
कृष्ण जन्मभूमि को मतलब लेकर आपके कोई भी बुजुर्गों ने जो मामला- गलतियां की अभी आप उसको सर रेक्टिफाई करना चाहते हैं। वो सिचुएशन बेस्ड है। आप समझिए पिछली सरकारें जो रही हैं, हम्म, पिछले लोग जो रहे हैं, या पिछले जिन लोगों का राज रहा है वो किन लोगों का रहा है वो आपको भी जानकारी है, हम्म, ठीक है। और वो किस फेवर के लोग रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर काम हुए हैं, ये भी आप जानते हैं। मैं कुछ भी यहाँ कहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जहाँ हुआ है वहाँ जन्मभूमि बननी चाहिए और वहीं बनेगी। अरे आपके पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो 33 करोड़ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे फिर आप हिंदुस्तान में। अगर बोलिए 33 करोड़ परेशानियां होंगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका भी समाधान होगा। 33 करोड़ 33 करोड़ जन्मभूमियां अभी और आने वाली हैं, ये बोलना चाह रहे हैं मैं ये नहीं बोलना चाह रहा, मैं ये बोले कह थे रहा हूं उनका भी अगर कोई अभी इन्होंने कहा उनका भी समाधान होगा। सर बोला कि अगर आपके सामने बोला अगर है। परेशानी होंगी, अगर वास्तव में तो हमारे होंगी। भगवान अगर हमारे भगवान की जगहों से, उनके जन्म स्थानों से छेड़छाड़ की गई है और उसके लिए आवश्यक होगा कि उन पे काम करना है, तो सरकार उस पे काम करेगी। क्योंकि सनातन के साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ अगर हुई है तो उसको सही करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। अच्छा, तो ये दुनिया में बोलते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ये जो सनातनी हैं और ये जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान, भारत, हिंदू रिपब्लिक हिंदुस्तान, द भारत। जी, भारत तो मेरा नाम था, इंस्पेक्टर भारत, सुराग के अंदर। ऑलराइट, मनोज कुमार जी के बाद भारत मैं हूँ। जी, तो ठीक है, अभी आप जो है 33 करोड़ तो चलो बाद में देखते हैं। ये रिलीजन और पॉलिटिक्स, ये दो चीज़ों को लोग ऐसे मानते हैं, जो कुछ फिलोसोफर फलसफा जो बहुत बड़े फिलोसोफर थे वो, कि इसको मिक्स नहीं करना चाहिए जी। इसको अलग रखना चाहिए, प्यार को अलग रखना चाहिए, इसको धंधे को अलग रखना चाहिए। तो अगर आपने रिलीजन पॉलिटिक्स अभी मिक्स कर दी, चलो कोई बात नहीं, तो इसका परफेक्ट ब्लेंड क्या होगा? सर आप समझिए, आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा। रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं किया गया है। रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में अगर आप बात करें तो पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार में जो योजनाएं आया करती थी वो स्पेसिफिक मुसलमान कम्युनिटी के लिए आया करती थी। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए। उज्ज्वला योजना है तो वो भारतीयों के लिए है। हाँ, सीजीटी में ऐसी है वो भारतीयों के लिए है। हर घर योजना है वो भारतीयों के लिए है। उसके अलावा और सब उसका फ़ायदा उठाते हैं। सब लोग फायदा उठाते हैं। राशन बांटा गया, पूरे भारतीयों के लिए बांटा गया। अच्छा, सारे मुसलमान जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं, खाना भी खाते सब हैं, कपड़े भी लोग लेते सर, हैं, हमारी कोई भी योजना, घर भी बनाते हैं अपना, बाटला भी लेते हैं, सिलेंडर भी लेते जी। हैं, सब कुछ लेते हैं। और फिर जो है फिर बोलते हैं कि मोदी जी जो है वो अच्छे आदमी नहीं वो है। सर अलग पार्ट है उनका, वो अपना आउटलुक है। लेकिन हमारी सरकार की कोई भी एक योजना आप बता दीजिए जो स्पेसिफिक किसी एक विशेष समुदाय के लिए हो। मैं तो पर्सनली मैं तो आप हिंदुस्तानी ढूंढ हूँ। भी नहीं पाएंगे सर मैं- ढूंढ भी नहीं पाएंगे। यहाँ जो भी योजना आती है वो जनता के लिए आती है। ये आती है। पुरानी सरकारों में जो योजनाएं आती थी वो विशेष समुदाय के लिए आती थी। तो आपको ये समझना होगा कि ये सरकार रिलीजन के लिए काम कर रही है या ये पॉलिटिक्स जो हो रही है वो देश के लिए हो रही है। आज आप लगाइए ना, जो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे हाँ। वो लोग राम की बातें करने लगे हैं। तो उनको तो मुद्दा चाहिए कैसे भी। मतलब कहने का ये है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। डेफिनेटली सर, अच्छे जो के लिए हो रहा है। सनातन धर्म ऐसा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। और रही बात, देखिए जन्मभूमि और रिलीजन पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज़ डिफरेंट हैं। जन्मभूमि को लेकर जो बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि कृष्ण जी का जन्म वहीं हुआ था, वहाँ हुआ था, इसलिए वहाँ मंदिर बनना चाहिए। इसके अलावा दूसरी तो कोई बात ही नहीं है। भाई परेशानी तब हो जब हम किसी भी अलग समुदाय की चीज़ को हटाकर अपने पास लेना चाह रहे हो। यहाँ तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जहाँ जन्म हुआ था वहाँ मंदिर बनेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है ना कि वहाँ अभी नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? अभी कोर्ट में
चल रहा है मुकदमा, जैसे ही उसका वो होगा बनेगा, डेफिनेटली मंदिर बनेगा। और 100%, क्योंकि जो सही है कोर्ट का फैसला भी उसी के पक्ष में आएगा, और जब वो पक्ष में आएगा तो बनेगा। और ये कब तक होगा? सर इसकी गाइडलाइन कोई नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं कि सरकार और कोर्ट, मतलब कोर्ट के बिना तो सरकार का भी तो कुछ फिर हमारी जुडिशरी क्यों इतना टाइम लेती है? हमारी जुडिशरी सुधरेगी कब? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ये अलग तरीके का विषय है। ऑलराइट, थैंक यू अंकित। हम जो है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि देखते हैं आगे चल के जो है ऊँट किस करवट बैठता है, बिल्कुल। और हवा किस रुख में चलती है। अच्छा ही हो, लेकिन अच्छा सिर्फ हमारे देश के लिए हो सबसे पहले, बिल्कुल। तो भी जो है सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कुछ भी होगा, हो सकता है इनिशियल लेवल पे गलत लगे, लेकिन देश हित में ही होगा, इतना मुझे भी समझ आता है। अच्छा, विश यू ऑल द लक। आप पॉलिटिक्स में जो है हैं, जाना चाहते हैं और उसमें कुछ कामयाब होना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हैं, फॉर द गुड कॉज, थैंक यू सर, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, एंड थैंक यू वेरी मच अंकित। गॉड ब्लेस यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।